सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जय भीम करता हूँ, सभी महापुरुषों को वंदन करता हूँ। इसलिए सुनिए क्या हो रहा देश में हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। आज 5 अक्टूबर का जिक्र किया। दरअसल ये 5 अक्टूबर का कार्यक्रम हर साल हम लोग करते हैं, दिल्ली में ही करते हैं, अम्बेडकर भवन पे करते हैं, तेजाब जी कई बार शामिल हुए हैं, हर साल करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि गुजरात में इलेक्शंस थी और उन्हें इस तरह से ये प्रोजेक्ट करना था कि देखिए ये किस तरह से होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा आज भी सरकार द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताबों को रिलीज किया गया है उसमें छपी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस जगह से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वहां पर बहुत बड़ा शिलालेख 22 प्रतिज्ञाओं का लगाया हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, केंद्रीय मंत्री जाते हैं, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, नमन करते हैं। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार छाप रही है तो छापने पर बंदी नहीं है, वहां पर शिलालेख बनाया है, शिलालेख पर बंदी नहीं है, तो उसे दोहराने पर बंदी कैसे आ सकती। और सिर्फ दोहराने का काम किया है। और इसलिए इन लोगों में देखिए एक तरफ अब हम देख रहे हैं पीएफआई के माध्यम से इन्होंने मुस्लिम एजिटेशन जो था वो खत्म कर दिया। अब उनका रुख जो है वो अम्बेडकराइट मूवमेंट की ओर आ रहा है, क्योंकि उनको खतरा इन 2 ही मूवमेंट से था। मुस्लिम मूवमेंट्स को उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया और अब वो अम्बेडकराइट मूवमेंट की ओर उतर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रविदासी कम्युनिटी हो, सिखिज्म हो और शेड्यूल कास्ट के हो। कल परसों नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, बयान दिया है कि गन से भी ज्यादा खतरनाक पेन है। और ये जो इंटेलेक्चुअल नक्सलाइट्स है इनसे ज्यादा खतरा है। यानी एक तरफ ये अब पेन का ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, तो अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल्स है वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके खिलाफ बोलना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, और अगर लिखोगे तो नक्सलाइट्स हो। सरकार की कुनीतियों को अगर आप सामने ला रहे हो तो आप लोग नक्सलाइट्स हो। इस तरह का माहौल आज देश में बनते जा रहा है। और आज ये जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं देश संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, तो हमें जिनसे लड़ना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना है, पहले उसके बारे में हमको जानना होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, कितनी फैली हुई है, कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। दुश्मन को जानना, उसको जाने बगैर उतरोगे तो आप फेल हो जाओगे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आप लोगों को संघर्ष करना है, संगठित होना है, वो क्या है। आप कोई कहता है ये ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मणों का संगठन है, ये हिंदुओं का संगठन है। इन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें ब्राह्मणों से भी कोई लेना देना नहीं है। इनके रूट्स, इनके मूल ये नाजीज्म से मिलते हैं। एक तरफ जब उस समय लाखों लोगों को जिंदा जलाया गया था, ये उनसे मेल खाते हैं, उनसे मिले हुए गिरोह, और वही आंदोलन को इस देश में खड़ा करना चाहते हैं। अब आग से तो नहीं जलाएंगे, तो वो आपस में लड़वा रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू बौद्ध के नाम पर, इस तरह से आपस में लड़वा रहे। आज उनके फुल टाइम वर्कर्स जो पेड नहीं है, जो अपना खाना खा रहे हैं, अपना सैलरी लगा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, ऐसे 84 लाख वर्कर ऑन रिकॉर्ड उनकी काम कर रहे हैं। 84 लाख, जिसमें ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे शामिल हैं। हमारे ही बच्चे, बैकवर्ड कास्ट, हमारे ही बच्चे वो उनके संगठन में लाए जा रहे हैं, लेकर जाया जा रहा है, और वो अपने ही सिस्टम के आगे से काम कर रहे हैं। 84 लाख पेड वर्कर्स। अब अगर इस संगठन के खिलाफ हमें इकट्ठा होना है तो सोचिए हमें कितना काम करने की जरूरत है। आज मैं बाय रोड जब घूमता हूँ ऑल ओवर इंडिया, किसी भी गांव में अगर मैं पहुंच जाऊं, छोटा सा गांव क्यों ना हो, 100 घरों का, उसमें एक बोर्ड तो आरएसएस के किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का दिखेगा।
बजरंग दल हो, बीएचपी हो, एबीवीपी हो, एक वोट वहां पर आपको दिखाई देगा जो आरएसएस का। और आज अगर इन लोगों से हमें लड़ना है तो सोचिए कितना काम करना होगा। संख्या तो हमारी है ज्यादा, देश में संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन हम लोग विभाजित है। पहले तो हम लोग जातियों के नाम पर विभाजित हुआ करते थे, धर्म के नाम पर विभाजित हुआ करते थे, अब संगठन के नाम पर विभाजित हुए। यानी आज हम लोग यहाँ पर हमारे अस्तित्व को भी बचाने की बात कर रहे हो, तब भी अगर उस संगठन के प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं हो तो बॉयकॉट कर देते। ये मेरे संगठन का कार्यक्रम है, हमारे संगठन का कार्यक्रम है। और इसलिए आज हम लोगों को ये संगठनवाद, धर्मवाद, जातिवाद ये सब छोड़कर इस देश को बचाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। अब ये सब पीछे छूट गया है, मेरा धर्म, मेरा जाति, मेरा संगठन, ये पीछे छूट गया है। अब देश के ऊपर आ गए। इस देश को अगर आज आप नहीं बचा पाए तो आने वाले समय में आप शूद्र यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस देश में लागू होने जा रही है। वर्ण व्यवस्था, इस देश के लोग 132 करोड़ लोग, इनका डिवीजन होगा, बाइफर्केशन होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो सारे शूद्र है। और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं, ना पढ़ाई लिखाई करने का, ना नौकरी करने का, ना जमीन रखने का। इस तरह का कानून इस देश में धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। देखिए अभी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले इन्होंने एक कानून बनाया है, और कानून में उन्होंने इस तरह बनाया कि सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाए, हिंदी में उसका सारा अभ्यासक्रम होगा। हम हमारे बच्चों को लंदन, अमेरिका के लिए तैयार कर रहे हैं। अब ये बचपन से ही हिंदी पढ़ाएंगे, आपका बच्चा नेपाल भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनको यहाँ पर शूद्र चाहिए, गुलाम चाहिए। अगर आप देश के बाहर चले गए तो देश की गुलामी कौन करेगा? उनको तुमको शूद्र बनाना है। इस तरह से काम शुरू हो गया। वहीं पर पिछले 6 महीने में इस देश के मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियंस जो इस देश को चलाते हैं, जिनके पास संपत्ति है, सबसे ज्यादा पैसा है, ऐसे 1400 लोग देश को छोड़ दिए हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल भी नहीं होगा, ये तो मीडिया में आया हुआ रिकॉर्ड है। ऑफिशियल आंकड़ा तो इससे बहुत कई गुना ज्यादा होगा। 1400 लोग जो इस देश को चला रहे थे वो देश छोड़कर गए हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी इस देश को छोड़कर जा रहे। इस देश में आपको रहेंगे अनपढ़ लोग तो आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे, आपस में ही लड़कर मरने वाले लोग इस देश में रहने वाले। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जब तक उनको उनके हक और अधिकार के बारे में नहीं बताएंगे तब तक वो लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। तो ये काम हमको गांव-गांव में जाकर करना होगा। उनको इस देश बचाओ संघर्ष समिति, संविधान संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों को ये काम करना होगा। गांव-गांव तक जाकर काम करना होगा। पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज देखिए मैं यहाँ आ रहा था, लोकेशंस कुछ गलत हो गए, हम 1 घंटा सिर्फ घूम रहे थे, कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, क्या भी पता नहीं। देश में 70 साल बावजूद हमारे पास हमारी डायरेक्टरी नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ है, गाँव कहाँ है, पंजाब के लोग कहाँ रहते हैं, हमारे लोग कहाँ रहते हैं। ये 70-72 साल बाद भी हमारे पास उसका डेटा नहीं। और मेरे पास छोड़ो, क्या पंजाब के लोग, मेरे साथ तो नैयर साहब भी थे, हम लोग भी गए गलत दिशा में चले गए। पंजाब के लोगों को पता नहीं कि ये हॉल कहां पर है। तो सोचो, बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में एलिनेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श समाज उसे कहते हैं जहां पर एक जगह पर हुआ बदल, एक जगह पर हुआ चेंज दूसरे जगह पर कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट होता है, वही आदर्श समाज होता है। बताइए पंजाब में जो हो रहा है क्या दिल्ली के लोगों को पता चल रहा है? दिल्ली में जो हो रहा है क्या महाराष्ट्र के लोगों को पता चल रहा है? क्या हम इन 70 सालों में एक आइडियल सोसाइटी बना पाए हैं? हमारे पास कम्युनिकेशन की यंत्रणा नहीं है, कम्युनिकेशन करने का, एक दूसरे से जुड़ने का हमारे पास साधन नहीं है। और बाबा साहब कहते हैं कि एवरी स्पॉट हमें कॉन्टैक्ट सेंटर्स होने चाहिए।
हमें एक दूसरे से संपर्क करना है, हमारे पास केंद्र नहीं है, कहां पर संपर्क करें? मुझे अगर पंजाब आना है तो मैं कहां संपर्क करूं आप लोगों से? मुझे लुधियाना आना है, जलंधर जाना है, तो इस तरह के संपर्क केंद्र अगर आज से हम बनाना शुरू करें, एक 10 सालों में ये संपर्क केंद्र पूरे देश भर में फैलने चाहिए। ऐसा काम हम लोगों को करना है। अब लोकतांत्रिक देश में क्या आप लोग तलवार लेकर बाजू पे उतरने वाले हैं? हम लोग आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने देश को कैसे कैप्चर किया? क्या तलवार लेकर की है? आपके लोगों को आपने अगेंस्ट यूज किया, संवैधानिक माध्यम से किया। संगठन बनाने का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। उन्होंने संगठन बनाया, रजिस्टर नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन संगठन बनाकर उन्होंने उनकी नाजी विचारधारा को इस देश में फैलाया। संगठन बना, हमने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी बना लिए, लेकिन हमने अपनी विचारधारा नहीं फैलाई। वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन वो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ रहे। हम रजिस्टर्ड भी है, लेकिन विचारधारा किसी को पता है क्या करना है? अंबेडकर नाम से 1 लाख संस्थाएं इस देश में काम कर रही है। यह आंकड़ा भी देशिया जी के माध्यम से हमें दिल्ली में मिला। अंबेडकर नाम से, अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, अम्बेडकर फलाना, अम्बेडकर ठिकाना करके पता नहीं कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन देश में काम कर रही है। 1 लाख अम्बेडकर नाम से, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, गुरु नानक जी के नाम से अलग, फुले के नाम से अलग, साहू के नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग, ऐसे 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन हमारे। 10 लाख होने के बावजूद भी हमारी धरती पर भी पॉलिटिकल पावर नहीं। मैं पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल पोजीशन, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कोटेशन पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Political power is the most precious thing in life of a community, especially if its position is constantly being challenged and the community is required to maintain it by meeting challenge. Political power is the only means by which it can sustain its position. बाबा साहब कहते हैं कि political power किसी इंसान की जिंदगी और खास करके ऐसे समाज के इंसान की, ऐसे कम्युनिटी की जिंदगी जिसकी पोजीशन, जिसका रुतबा हमेशा ही चैलेंज किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिकल पावर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। और पॉलिटिकल पावर इज द ओनली मीन व्हिच बाय व्हिच इट कैन सस्टेन इट्स पोजीशन। पॉलिटिकल पावर ही वो चीज है जिससे वो अपनी पोजीशन को सस्टेन कर सकती है, कायम रख सकती है। हम इतने सालों से पॉलिटिकल पोजीशन के पीछे है, पॉलिटिकल पावर के पीछे है। हमें क्या चाहिए? एमपी चाहिए, एमएलए चाहिए। ये पॉलिटिकल पोजीशन हो गई, ये पोस्ट है, एमएलए पोस्ट है, एमपी पोस्ट है, राज्यसभा पोस्ट है। तो अगर पॉलिटिकल पोजीशन ही देखी जाए तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर आप लोगों की है। अगर उसी को पावर मानते हो तो पिछले टर्म में तो प्रेसिडेंट आपका था, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर आपकी होनी चाहिए थी। अगर पॉलिटिकल पोजीशन को ही पावर समझ रहे हो, ये पावर हमारे पास। वो तो मंदिरों के बाहर धक्के खा रहा, प्रेसिडेंट होने के बावजूद मंदिरों के बाहर वो धक्के मारे जा रहे थे। इसका मतलब हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। पोजीशन 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मिलाकर, और ऑल ओवर इंडिया सारे विधानसभाओं के अगर गिने जाए तो 1500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसे आप विधायक कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। तो इतनी बड़ी ऑल ओवर इंडिया में आपकी आवाज होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। बाबा साहब के पास कोई मंत्री पद नहीं था, कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, फिर भी बाबा साहब के पास पॉलिटिकल पावर पोजीशन नहीं थी। बाबा साहब के पास पॉलिटिकल पावर थी, और वो इसलिए थी क्योंकि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के शेड्यूल कास्ट के एकमेव नेता के तौर पर सभी लोग बाबा साहब के पीछे फॉलो कर रहे थे। उस समय थे क्या गुटबाज अंदर के अंदर कांग्रेस एक दूसरे को एससी के लीडरशिप को खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात भारत के लोगों को बताई कि गांधी ने यहाँ पर क्लेम किया है कि अस्पृश्यों के
सच्चे नेता गांधी है। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को खून से उन्होंने टेलीग्राम किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टेलीग्राम किया और लोगों ने ये बताया कि हमारा नेता गांधी नहीं, हमारा नेता बाबा साहब अम्बेडकर है। खून से टेलीग्राम आए। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास ऐसी पॉलिटिकल पावर थी कि जिनके पास पोजीशन थी पॉलिटिकल, वो जान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाबा साहब को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। गांधी पॉलिटिकल पोजीशन, इंडिया में सबसे बड़ा नेता था, महात्मा कहलाया जाता था, वो जान देने को तैयार हो गया था, लेकिन बाबा साहब के जो अधिकार बाबा साहब ने लाए थे वो देने को तैयार नहीं। एज ए मिनिस्टर गए थे क्या बाबा साहब, या ऐसे कोई एमएलए एमपी गए? इंडिविजुअल बाबा साहब अम्बेडकर इंडिविजुअल वहां पर गए और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो पॉलिटिकल पावर हासिल की। इसलिए पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए आपको संसदीय असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं पर भी हो, अगर समाज को संगठित कर लो तो वही आपकी पॉलिटिकल पावर बन जाती है। उस पॉलिटिकल पावर से आप पॉलिटिकल पोजीशन वालों को आप अपनी जान देने के लिए मजबूर कर सकते हो। अब देखिए दिल्ली के जो 10,000 लोगों ने और हम लोगों ने हमारे साथ, हालांकि आम आदमी पार्टी के हमारे राजनीतिक पार्टी मिनिस्टर वहां पर थे, लेकिन वो प्रोग्राम उनके माध्यम से नहीं हो रहा था। वो तो सिर्फ दीक्षा लेने वाले दीक्षा लेने वाले थे और उनको इसलिए इस्तीफा देना वो खुद ही उन्होंने दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो शपथ ली जाती है एज ए मिनिस्टर, अखंडता और ये सब करूंगा, तो उनको ऐसा लगा होगा कहीं ना कहीं वो शपथ डिसॉल्व हो गई होगी या कुछ, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। 10,000 लोगों ने वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कोई एमपी नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, किसी में भी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं थी, लेकिन उन 10,000 लोगों ने इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली कि मोहन भागवत को नाक रगड़ कर नीचे आना पड़ा कि हम माफी मांगने को तैयार है, हिंदू धर्म छोड़ के मत जाओ। ये होती है पॉलिटिकल पावर। हमें इस समाज की पावर वापस लानी होगी, जो बाबा साहब लाए थे हमारे लिए। बाबा साहब ने जाते जाते हमें ऐसा तोड़ देकर गए हैं कि पॉलिटिकल पोजीशन भी अगर आपको ना मिल पाए तो ये पॉलिटिकल पावर हासिल करो और इन लोगों को आपके पास नाक रगड़ते आप लोग लेकर आ सकते हैं। लेकिन हम वहां पर काम ही नहीं कर रहे जहां पर होना चाहिए, और इसलिए हम लोगों को आज संगठित होकर ये काम करना होगा। संगठित होकर देश की राजधानी वहां पर करना होगा। देखिए ये 22 प्रतिज्ञा लेने का काम हम लोग हर जगह करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक बार किया तो वहां पर सबकी नजर वहां पर चलेगी। वरना 2 दिन में आपको लखनऊ में भी हुआ, उसकी कोई न्यूज नहीं है। 5 लाख लोग महाराष्ट्र के नागपुर में 5 तारीख को ही 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, कहीं पर भी नहीं है। तो जहां पर घाव करना है वहीं पर हमको घाव करना पड़ेगा, वहीं पर इकट्ठा होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहाड़ का 14 तालाब का आंदोलन हमको सबको पता है, लेकिन उस पहाड़ के 14 तालाब के आंदोलन को सफल करने के लिए जो मीटिंग बाबा साहब ने ली वो हमें पता है। क्या एक रात में सभी लोग आ गए? क्या बाबा साहब के पास व्हाट्सएप था, फेसबुक था? कैसे कम्युनिकेट किया होगा बाबा साहब? इसी तरह की छोटी छोटी मीटिंगें, क्लासरूम मीटिंगें बाबा साहब ने की, तब जाकर 50,000 लोग इकट्ठा हुए। तब जाकर 50,000 लोग इकट्ठा हुए। हमारे पास सब कुछ है, साधन है, गाड़ियां हैं, प्लेन है, लेकिन हम लोगों में चाह नहीं है। क्लासरूम मीटिंग्स नहीं हो रही, गाँव में नहीं जा रहे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं इस तरह के प्रोग्राम अब नेक्स्ट टाइम जहां कहीं पर भी हो, पूरे के पूरे फैमिलीज को आपको लेकर आना पड़ेगा। 50% महिला इस देश में रहती है। 132 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो 70 करोड़ 60 करोड़ महिला है। हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? संख्या अगर आपकी रास्तों पर दिखानी है तो हमारी महिलाएं वहां पर नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग्स हो
हमारी सारी की सारी फैमिलीज, वहां पर बच्चे क्यों ना हो, उनको भी यहाँ पर लेकर आना। क्योंकि ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि हम लड़े उनके लिए रहे, हमारा उनका टारगेट आरएसएस का टारगेट आप कोई नहीं। इस छत के नीचे बैठा हुआ एक भी आदमी आरएसएस का टारगेट नहीं है। आरएसएस का टारगेट हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन। आप तो वैसे ही गुलाम, आपकी नौकरियां तो वैसे ही खत्म कर दी, आपका एजुकेशन तो अभी तो लेने की आपकी उम्र भी नहीं। उन्होंने ऐसे प्लान बनाए हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन ये बचपन से ही गुलामी के लिए ट्रेन होगी, और जब वो हमारे उम्र के होंगे, हमारे उम्र के होंगे, 21-22 साल के होंगे, किसी में भी उस गुलामी को तोड़ने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, किसी में भी नहीं होगी। क्योंकि वो किस तरह से बचपन से उनको ट्रेन करेंगे कि वो लोग गुलामी को एंजॉय करते रहे। इस तरह का उनका प्लान। बाबा साहब ने एक बात कही थी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी के खिलाफ बगावत करेंगे, वो खुद बगावत कर देंगे, बाकी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुलामों को सिर्फ इतना एहसास करा दो कि तुम गुलाम हो। अब ये बात अगर मुझे पता है, आपको पता है, आरएसएस को नहीं पता। मुझे तो लगता है जो बात बाबा साहब की हमें नहीं पता, वो आरएसएस को पहले पता। क्योंकि हम बाबा साहब के फोटो में अटके हुए लोग, बाबा साहब की मूर्तियों में अटके हुए लोग, और वो बाबा साहब पे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, रोज वो बाबा साहब के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और बाबा साहब ने लिखा हुआ वो खुद अपना कर अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और हम मूर्तियों में और फोटो में अटके हुए। अगर बाबा साहब ने ये बात कही है तो उन्हें पता है, और इसलिए उन्होंने काउंटर तैयार किया है कि ठीक है, गुलामों को गुलामी का एहसास होगा तब बगावत करेंगे ना, एहसास ही नहीं होगा तो वो बगावत कैसे करेंगे। इसलिए बचपन से इनको गुलाम बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दो। अभी एक नया कानून पास हुआ है, मैं भी कॉलेज का रजिस्ट्रार, हमारे कॉलेज में ये कानून लागू हो चुका है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर +2 के बच्चों के यानी 12th पास होने के बाद अब हमारे यहाँ पर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, कारपेंटरी के, इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बिंग के, प्लम्बर कैसा बनना है, मैकेनिक कैसा बनना है। हम हमारे बच्चों को आईएएस बनाना चाह रहे थे, ये हमारे बच्चों को कारपेंटर बनाने की सिलेबस चालू कर दिया। देखिए तेजा जी को मैं बहुत सालों से जानता, वो अगर 14 से हम लोग मेरे ख्याल से 13 में, आपने 12 में नागल में कार्यक्रम किया था। देखो कैसे काउंटर होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी की लीडरशिप इस देश में ना हो रहे, और लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के पीछे इकट्ठा ना हो, इसलिए इसी उत्तर प्रदेश में एक और लीडरशिप खड़ी की गई बाबूजी के नाम पर। यहाँ बाबा साहब है, वहां बाबूजी नहीं है। ये लोग आज मेरे साथ जो जुड़े हुए ये सारे लोग, ये मेरे साथ पहली बार नहीं मिल रहे, सालों से मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों पर काम कर रहे हैं। नाम को लेकर आप थोड़े 4 कदम चल सकते हो, लेकिन अगर विचार आप में नहीं है तो लोग साथ नहीं देंगे। आज ये लोग जो जुड़े हुए हैं, ये विचारों को जुड़े हुए हैं, नाम को, शक्ल को जुड़े होते तो शायद एक फोटो लेने के बाद वापस कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। और इसलिए इस देश में लगातार काउंटर रिवॉल्यूशन होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अब वो पूरे विचार करके कैसे हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, वो बैठकर, और हमें कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है। प्लान बाबा साहब कर गए हैं। जो रिसर्च आरएसएस बाबा साहब पर कर रही है, हमें वो रिसर्च बाबा साहब के बुक्स पर करनी चाहिए कि क्या है वो सिस्टम जो हमें बनाने की जरूरत है, क्या सिस्टम पे काम करना है। वरना इसी तरह की हजारों मीटिंग हम करते रहे, हमें सफलता नहीं मिलेगी जब तक हम ग्राउंड में काम नहीं करेंगे। और हमें काम भी क्या करना है, अपना डेटा अपनी डिरेक्टरी में तैयार करनी है। इस पंजाब में कितने लोग हैं, इस पंजाब में कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, कितने तहसील हैं जहां पर हमारी बस्तियां हैं। एक भी घर हमारा छूट
हमारे घर पे मुझे याद है 98 में पहली बार टेलीफोन आया। 98 भी नहीं, उससे पहले आया था। 98 में तो मोबाइल आ गए थे, कम मात्रा में थे लेकिन आ गए। तो वो फोन आया था, और जब वो फोन इंस्टॉल किया गया, वायरिंग लगाई गई, तो उसके साथ एक इतनी बड़ी मोटी किताब भी दी गई। आप लोगों को याद होगा एक डायरेक्टरी आती थी, फोन डायरेक्टरी आती थी। यानी हमारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। आज भी आप सभी लोगों का रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट के पास है। आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, आपका ड्राइवर लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक है, आप कहां पर पढ़ते हो, किसी भी चीज के लिए आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। आपके नंबर के साथ आपके घर कितने हैं, आपके घर में बच्चे कितने हैं, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, सारा रिकॉर्ड आपका आपके दुश्मनों के पास है। दुश्मन इसलिए बोल रहा हूं, अगर भारत सरकार होता तो वो हमारा दोस्त है, लेकिन अब ये भारत सरकार नहीं है। पिछले 7-8 सालों में ये नाम सुनाई दिया आपको, भारत सरकार। अब क्या नाम आता है? मोदी सरकार। यानी हमारा डेटा हमारे दुश्मनों के पास है, लेकिन हमारा डेटा हमारे खुद के पास नहीं। यहां से शुरुआत करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कम्युनिकेशन की यंत्रणा हमारे पास होनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हमारे ऊपर कुछ हो गया, पंजाब के लोगों को कुछ पता चलेगा नहीं चलेगा। उससे पहले तो ये कम्युनिकेशन की यंत्रणा, हमें क्या काम करना है, हम सब लोग इकट्ठा तो हो गए, और नेक्स्ट 3 महीने के बाद हमारे पास डेटा होना चाहिए कि मैं जहां पर रहता हूं, ये मेरे तहसील में इतने गुरुघर है, गुरु रविदास सभा के गुरुद्वारा है, यहाँ पर इतने बुद्ध विहार है, ये गुरुद्वारा कमेटी के नाम, ये बुद्ध विहार के नाम, ये मेरे यहाँ पर इतनी सारे अम्बेडकराइट लोगों की बस्तियां है, उनके नाम, उनके फोन नंबर, जयंती कमेटी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सारे लोगों के कमिटीज के नाम नंबर हमारे पास होने चाहिए। आपने कभी देखा है क्रिश्चियनों को पैम्फलेट बांटते हुए? आज हमारा जीसस का जयंती है, आज हम क्रिसमस के लिए देखा? कभी देखा आपने मुसलमानों को पैम्फलेट बांटकर, आज हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है, आप लोग आज ये हम ही कर रहे हैं। प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले पैम्फलेट तैयार होता है। पैम्फलेट क्यों होता है? क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन देनी है आपको। और ये पैम्फलेट कब से तैयार कर रहे हैं हम? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में पैम्फलेट तैयार किया था उनके दीक्षा के कार्यक्रम के लिए। आज भी हम पैम्फलेट तैयार कर रहे हैं। क्या हमको शर्म आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए कि इन 70 सालों में हमने अपना डेटा तैयार नहीं किया कि आज भी हमको पैम्फलेट लेकर जाना पड़ रहा है कि आ जाओ कार्यक्रम में। क्यों हम लोग एक जगह पर बैठकर सभी लोगों को मैसेज नहीं दे सकते, एक जगह पर बैठकर लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर सकते? आज किसी मुस्लिम को अपने दूसरे मुस्लिम को, मुस्लिम भाई को अगर मैसेज देना है, जामा मस्जिद से मैसेज आता है, सभी मस्जिदों में पास हो जाता है। हमारे पास है ऐसी कोई यंत्रणा? एक बुद्ध विहार दूसरे बुद्ध विहार से नहीं बात कर रहा, एक गुरुद्वारा दूसरे गुरुद्वारा से कनेक्ट नहीं। हम लोगों को इस तरह का नेटवर्क जो बाबा साहब ने 1936 में बताया है, वो पूरा करना होगा। लोगों को अगर हमसे जुड़ना है तो कम से कम एक ऐसा कॉन्टैक्ट सेंटर हमें तैयार करना होगा, संपर्क केंद्र हमें तैयार करना होगा कि इस राज्य के लोग यहाँ पर आकर अपनी बात कर सके। उसके ऊपर हमको काम करना होगा। ये अगर जब तक हम कागज के ऊपर नहीं निकालेंगे, नहीं उतारेंगे, तब तक और 100 साल लग जाए। मुझे लगता है यही स्पीच हमको करना पड़ेगा। अजय आज जैसे मुझे डीएवी कॉलेज में वहां पर लेक्चर के लिए बुलाया था स्टूडेंट पार्लियामेंट्स ने। इसी दिन 28 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर इसी टॉपिक पर उसी डीएवी कॉलेज में बाबा साहब का लेक्चर हुआ। और आज 2022 में मुझे उसी टॉपिक के ऊपर उसी डीएवी कॉलेज में उसी स्टूडेंट पार्लियामेंट्स को संबोधित करना पड़ रहा है। विषय क्या था? फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र का भविष्य। और आज भी हमें उसी टॉपिक के ऊपर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आज तक संसदीय लोकतंत्र इस देश में स्थापित नहीं है।
अगर होता तो शायद ये टॉपिक आउटडेटेड हो जाता। संसदीय लोकतंत्र तो है, फिर किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, ऐसा होगा। आज भी वही समस्या लेकर हम चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम 3 जनरेशन आगे बढ़े। लगता है हम लोग सिर्फ झोपड़ी का घर में रूपांतर हो गया, बंगलों में रूपांतर हो गया, साइकिल का 4 व्हीलर में रूपांतर हो गया। क्या इसको हम प्रोग्रेस मानेंगे? क्या ये हमारी कम्युनिटी की प्रोग्रेस है? क्या ये हमारे समाज की प्रोग्रेस है? आज भी जो 1950 में और उससे पहले हमें दलित कहा जाता था, आज भी दलित कहा जाता है। दलित का मतलब क्या है? दबे कुचले लोग। यानी बंगले में आ गए हम लोग, फिर भी दबे कुचले। गाड़ियों में आ गए, मर्सिडीज में आ गए, फिर भी दबे कुचले। IRS बन गए, फिर भी दबे कुचले। क्यों? हम इसलिए दबे कुचले कहलाते हैं क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं, हमने उस समाज को अपलिफ्ट नहीं किया, उस समाज को अपलिफ्ट नहीं किया, और उसके लिए भी काम करना। मैंने जब देखा, मुझे टीचर जी कहते थे कि आप तो बहुत यंग है, क्यों दोनों का काम कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ। बोलते थे आपको पॉलिटिक्स करना चाहिए, तो आप किसी और को बड़े दे दो। मैंने उनको कहा था काम ये नहीं कर रहा हूँ कि फ्यूचर पंचशील बिहार में लेकर बैठना है, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब ने इसके लिए आपको बुद्धिज्म दिया भी नहीं है कि आपको मंदिर बनाना है और उसमें फ्यूचर पंचशील करते बैठना है। बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म इसलिए दिया कि इस देश, देखिए एक और मैं आप लोगों के लिए रिसर्च का मुद्दा देकर जाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए संविधान दिया है ना। संविधान का पहला पन्ना कहता है कि हमें इस देश में इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस ये लागू करना। अगर ये सारा संविधान बाबा साहब देकर गए हैं, अगर सामाजिक न्याय हमें संविधान से ही मिल सकता था, तो फिर बाबा साहब बुद्धिज्म क्यों लेकर गए? जब संविधान ही हमारी सारी समस्या हल करने वाला है, तो अब बाबा साहब में बुद्धिज्म का राह नहीं निकलते, क्योंकि संविधान तो है ना हमारे लिए, अब हमें किसी तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब को पता था, इसलिए बाबा साहब ने ये बात कही कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। यानी संविधान तो सामाजिक न्याय की लड़ाई आपकी लड़ रहा है, लेकिन जिनके हाथों में है वो आपको सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते, वो नहीं देना चाहते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको बुद्धिज्म की ओर लेकर गए, और इसलिए नहीं कि आपको मेडिटेशन करते हुए बैठना है। बाबा साहब ने ये कहा कि संविधान अगर तुम्हें सामाजिक न्याय नहीं देता, तो इस बुद्ध को सामाजिक न्याय का लड़वैया या प्रणेता करके इसको एक्सेप्ट करो, और सामाजिक न्याय की लड़ाई इस बुद्ध के माध्यम से करो। उन्होंने, बाबा साहब ने, आप देखते होंगे यहाँ पर पंजाब में भी बुद्ध की सिटिंग और मेडिटेशन वाली मुद्रा होती है, आंखें बंद की हुई, और मुद्रा मेडिटेशन वाली होती है, ध्यान साधना वाली होती है। बाबा साहब को पूछा गया कि आपको कौन सा मुद्दा अच्छा लगता है? बाबा साहब ने कहा, मुझे ये बैठा हुआ बुद्ध अच्छा नहीं लगता, मुझे ये आंख बंद किया हुआ बुद्ध अच्छा नहीं लगता, मुझे चलने वाला बुद्ध चाहिए। मैं इस देश में चलने वाला बुद्ध जो सभी आज देखिए जो राह बाबा साहब ने दिखाई थी, इसलिए मैं उसके ऊपर काम कर रहा था कि नहीं, भारत में या हम लोगों को न्याय नहीं देना चाहते, भारत के बाहर वो हमें न्याय दे, और भारत के बाहर भी वो लोग घुस गए बुद्धिस्ट कंट्रीज में। ये मेरे पास फोटोज है, ये फोटो भारत के बाहर किस तरह से ये लोग हमारे वो भी अधिकार छीन रहे हैं। ये देखो, मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, भारत के बाहर बहुत भिक्षु कौन है? योगी आदित्यनाथ। बुक है ये पूरी की पूरी, और इंडिया में रिलीज नहीं है, इंडिया के बाहर है। और मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, और योगी को बताया जाता है ये बहुत भिक्षु। योगी उत्तर प्रदेश में बिल गेट्स आया था। बिल गेट्स आने के बाद अगर योगी ये राम का सेवक है या राम राज्य लाने के लिए काम कर रहा है, तो राम की मूर्ति देनी चाहिए थी।
राम की मूर्ति नेता किसकी है? बाबा साहब ये बात आपको दिखा कर गए कि अगर इस बाबा साहब की बात नहीं है। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब कहते हैं अब देश में बहुत हुआ, भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाकर दिखाओ। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई आरएसएस कर रहे हैं, और आरएसएस ने कहा कि अच्छा भारत के बाहर जाने को कह रहे हो, वो पहले ही हमसे पहुंच गए। आप लोगों ने देखा होगा मैंने जीवन लिया, अभी मैं जीवन में था 5 अक्टूबर। कुछ लोगों को लगा मैंने त्याग कर दिया, सन्यासी हो गया, बहुत भिक्षु बन के काम करूंगा। जब सम्राट अशोक का कार्यकाल था तो सम्राट अशोक ने देखा कि कई ब्राह्मण जीवन लेकर ये बौद्ध धर्म में घुस गए, ये बौद्ध धर्म में घुस गए हैं, बुद्ध के धर्म में घुस गए हैं और गलत बातें लोगों को बता रहे हैं। ब्राह्मणिज्म वो बुद्ध का जीवन पहनकर ये नकली भक्ति बन गए। सम्राट अशोक राजा थे, इसलिए वो नकली भक्तों के जीवन उतरा सकते थे। उन्होंने लाइन में सबको खड़ा किया, सबके जीवन निकाले और सबको देश के बाहर भगा दिया। वो राजा थे इसलिए कर सकते थे। आज क्या हम राजा हैं? इसलिए मुझे जीवन लेना पड़ा कि नकली भक्तों को एक्सपोज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कर सकूं और अम्बेडकर बुद्धिज्म को वर्ल्ड में एस्टैब्लिश कर सकूं। इस जीवन ये 20 दिन में जीवन में था, उसका नतीजा अभी भी मैं फोन पे आप लोगों का सत्कार लेते लेते मैंने फोन अटेंड किया। उस श्रीलंका से फोन था, ये रहा मेरे पास। 2 मीटिंग्स में, सिर्फ 2 मीटिंग्स में ये मेरे पास अब भारत के बौद्धों के लिए या अम्बेडकराइट लोगों के लिए मैंने जो भारत के बाहर जाकर काम किया है वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये लेटर्स मुझे श्रीलंका के गवर्नमेंट से आए हैं। उन्होंने सुबह मुझे फोन करके 2-4 दिन फोन करके उन्होंने मुझे कहा कि श्रीलंका की अब आर्थिक परिस्थिति सुधर रही है और यहाँ पर कई सारे ब्राह्मण, कई सारे हिंदू इंडियन एम्बेसी ने भेजे हैं और सारे इकोनॉमी के ऊपर सारे बिजनेसेस इनको दिए जा रहे हैं। और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भारत से श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है और इसलिए सारा बिजनेस भारत के बौद्धों को मिले, भारत के बौद्धों को मिले। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया है 90 लाख घरों के ऊपर सोलर पैनल बिठाने का कॉन्ट्रैक्ट। 90 लाख सोलर पैनल ये भारत के बौद्धों को, अम्बेडकराइट लोगों को आते हैं। ये पहला। और एक दूसरा दिया है, ये तो सिर्फ श्रीलंका ने दिया। ताइवान ने हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कोरिया ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये अभी 2-3 मेल्स मुझे आए हैं जिन्होंने 7 तारीख को मेरे साथ मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। तिब्बत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मुझे यहाँ पर इंडिया में मिलने के लिए आए। ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 को 50 को हमको बता कर गए कि भारत में बहुत हुआ, मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए योगी और मोदी वहां पर पहुंच गए। मुझे ताइवान के, ये मेरे इसमें कार्ड पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंस मिनिस्टर है ताइवान के, इन्होंने मुझे कहा कि मोदी हमारे पास आया था और उन्होंने भारत में बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट साइंस को डेवलप करने के लिए हमें पैसे मांगे। मैंने कहा वो एक तरफ आपको पैसा मांगता है बुद्ध के साइट्स बनाने के लिए और वहीं पर अयोध्या में से जो बुद्धा के ये निकल रहे थे, रिलीज निकल रहे थे, इन्होंने क्रशर में डालकर उसे खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई हिस्ट्री लिखा नहीं। आज हम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाकर इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि ब्राह्मण यहाँ घुस गया है। अब सारा बिजनेस, सारा एजुकेशन और सारी मदद हम प्रॉपर अम्बेडकराइट लोगों के लिए और बुद्धिस्ट लोगों के लिए यहाँ पर ला रहे हैं। सिर्फ 2 मीटिंग्स, 2 वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बुद्धिस्ट मीटिंग्स का असर ये है कि हम यहाँ पर अम्बेडकराइट इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, अम्बेडकराइट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। इसलिए मैंने इसमें कहा कि मुझे 5 साल 10 साल इस पर काम करने दो। यहाँ पर जब तक
आज आप लोग उनको एजुकेशन से नहीं जोड़ोगे, आप लोग उनको नौकरियों से नहीं जोड़ेंगे, वो आपके आंदोलन के लिए कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? मैं भी इससे पहले पॉलिटिक्स में ही था, नेशा जी के साथ ही था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमने इलेक्शन लड़ी है, एक दूसरे के प्रचार में हम गए। मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूँ। सबसे पहले तो हमें अगर पॉलिटिकल मूवमेंट करनी है तो मैं आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो शेड्यूल कास्ट को अपना वोट समझना बंद करो। शेड्यूल कास्ट ये आपका वोट बैंक नहीं है। महाराष्ट्र में, मुझे पंजाब का आइडिया नहीं है, महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट, शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है? एक लिस्ट जिसमें अलग अलग जातियों का नाम लिखा है, और जो लिस्ट है, जो सूची है, जातियों की सूची। अब उस जाति के सूची में पंजाब की जाति की सूची आपने आंखों के सामने लाकर कहो कि क्या सारी की सारी जातियां अम्बेडकराइट है? क्या सारी की सारी जातियां बाबा साहब को मानती हैं? तो हम कैसे शेड्यूल कास्ट को अपना वोटर मानते हैं? यही हम लोग गलती कर रहे हैं। हाँ, मेरा 3.5 लाख वोट है, मेरा 5 लाख वोट है। वो 5 लाख वोट 3.5 लाख वोट में से सिर्फ 10,000 लोग बाबा साहब को जानते हैं और मानते हैं, वही लोग बाबा साहब के मूवमेंट को चला रहे हैं। बाकी 4,90,000 लोग आपके नहीं, वो आपको वोट नहीं देंगे। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ले लेंगे, नौकरी ले लेंगे, स्कॉलरशिप ले लेंगे, वोट नहीं देंगे। वोट हिंदुत्व वाले पार्टी को देंगे, उसको देंगे। और इसकी अपील जब मैं नांदेड़ के इलेक्शन के लिए लड़ रहा था, हमारे लोगों को वोट मांगने जाता था, अम्बेडकर नगर, वहां पे अम्बेडकर नगर होता है, जयभीम नगर होता है, कर्नाटक नगर होता है। एक गांव में मैं गया, किसी के घर में गया मीटिंग के लिए, तो वहां पे मुझे क्या कहा गया था कि सर वोट हम आपको नहीं देंगे, लेकिन प्लीज हमारे बस्ती में मत आए, हमारे बस्ती में मत आए। मैंने कहा क्यों? तब पता चला कि जिनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा, उसकी शुगर फैक्ट्रियां है, उसकी टेक्सटाइल मिल है, उसके एजुकेशन सेंटर है, और हमारे सारे लोग उसके यहाँ पर नौकरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, शुगर फैक्ट्री पे वर्कर है। उनका डर ये था कि कहीं ये हमारे बस्ती में दिख गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे स्कूल से निकाल देंगे, मुझे खेत पर लेंगे। क्यों? क्यों बुलाया आपके यहाँ घर पर? क्यों बुलाया आपके बस्ती में? हम पॉलिटिक्स बाबा साहब के नाम पर करना चाहते हैं, और वो सारी व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखा। और फिर कभी मैंने राजनीति से मैं बाहर आया और मैंने कहा कि अगर लड़ाई लड़नी है तो इक्वल होनी चाहिए, लड़ाई इक्वल होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास 10 कारखाने हैं तो मेरे पास भी 10 कारखाने होने चाहिए, और मेरे लोगों को मैं नौकरी दे सकूं, इतना पावरफुल हमको बनना होगा। और तब जाकर हम पॉलिटिकल मूवमेंट में आगे आएंगे, तब जाकर हमारे लोगों को आज नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, खेतों में काम कर रहे हैं, वो उनके आज भी गुलाम, और इसलिए वो उनके वोटर है। हमें ये यंत्रणा बनानी होगी, एक पीढ़ी 2 जनरेशन हमें इसके लिए तैयार करनी होगी। हम इस देश में अम्बेडकराइज लोगों को, शेड्यूल कास्ट लोगों को इतना पावरफुल करके देखना चाहते हैं कि किसी का एजुकेशन हो, नौकरी हो, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। हम इकट्ठा होकर ये सारा खड़ा करें, इतना पावरफुल हमें बनना है, और रिसोर्सेज हमारे पास है। सबसे पहले तो अपने आप को दलित समझना बंद कर दो। गूगल के ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स 2020 का एक न्यूज है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को थी। लॉकडाउन होने की वजह से वो जयंती हुई नहीं, और इकोनॉमिक टाइम्स में इस खबर को छापा गया, और इकोनॉमिक टाइम्स का दर्द ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती लॉकडाउन होने की वजह से पूरे देश भर में सेलिब्रेट नहीं हो पाई, मनाई नहीं गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसका अर्थ समझते हैं? एक रात में 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, पूरे देश भर में हम कितना रुपया खर्च करते हैं? 21 करोड़।
सोचिए जो समाज 2100 करोड़ एक रात में खर्च करता है, क्या वो दलित हो सकता है? क्या वो दलित है जो एक रात में इतना पैसा खर्च कर सकता है? ये ताकत हमें नहीं मालूम। आपने कभी देखी है गोलवलकर की जयंती? आज इस देश पर राज किसका है? आरएसएस के फाउंडर है, गोलवलकर का राज है, तिलक का राज है, सावरकर का राज है। कभी देखी सावरकर की जयंती? कभी देखी तिलक की जयंती? उन्होंने एक भी बार उनके जो महापुरुष है जिनको महापुरुष समझते हैं, एक भी बार उनके फोटो की, उनकी तस्वीर की जयंती नहीं बनाई। उन्होंने उनके विचार को अमल में लाने के लिए कंटिन्यू काम किया। हम रोज बाबा साहब अम्बेडकर जी को सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, और हम आज भी एक सरपंच चुन कर निकाला और कहीं ना कहीं अब हमें फिर से बाबा साहब के लिटरेचर पर लौटना होगा। और जिस तरह का समाज बाबा साहब हमसे उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद हमको पूरी करनी होगी। वरना सिर्फ मूर्ति पूजक बनकर रह जाओगे, फोटो पूजक बनकर रह जाओगे, विचार खत्म हो जाएगा। आज तो देखो इतिहास लिखने का काम शुरू हो चुका है, नया बुक बन गया है, अम्बेडकर एंड मोदी बुक रिलीज हो गया। ये बुक रिलीज हुआ है और मॉक टू बिकम चीफ मिनिस्टर, नया लिटरेचर इस देश में आ रहा है। विदेशों के लोगों को बताया जा रहा है कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी का विजन कौन पूरा कर रहा है? मोदी। बुद्ध का काम कौन पूरा कर रहा है? योगी। आज आप लोग अम्बेडकराइट नहीं, हम लोग बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट कौन है? योगी। और अम्बेडकराइट कौन है? मोदी। ये हो गया। क्यों? क्योंकि हम हमारे घरों में नहीं, जो घर बाबा साहब हमें बनाकर गए, बनाकर दिए, हम उस घर में नहीं है। हम किसी और के मंदिरों के बाहर बैठे हुए, किसी और के झंडे उठा रहे। इसलिए इकट्ठा होकर अपनी पॉलिटिकल पावर हमको तैयार करनी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर संविधान सुरक्षा और देश बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के माध्यम से हो। देश भर, सिर्फ पंजाब में नहीं, ये काम हम लोग, आप पंजाब में, आप तो पंजाब में हो इसलिए लगता होगा सिर्फ पंजाब में हो रहा है, नहीं। ये काम कर्नाटक में हो रहा है, आंध्र में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। कंटिन्यूसली हमारी टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है। एक दो लोग नहीं काम कर रहे, मैं सिर्फ फेस हूं। हमारे पीछे बहुत बड़ी सब यूनिटी ऑफ कम्युनिटी सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे मैं नाम नहीं ले सकता, कई सारे लोग हैं जिनके आईपीपीटी हिडन और वो अच्छे काम के लिए हिडन, कोई जजेस है, कोई आईएएस ऑफिसर है, सारा थिंक टैंक हम लोगों ने बनाया हुआ। और ये जो प्रपोजल मैं बता रहा हूं आपको, ये उसी का नतीजा, उसी का आउटपुट है। हमें सिर्फ घर घर जाकर हमारा डेटा इकट्ठा करना है, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, ताकि 2 साल बाद, 5 साल बाद हम एक जगह पर बैठकर एक सॉफ्टवेयर पे हम लाखों लोगों को एसएमएस कर सकें। बताई थी, ये बात 14 में भी बताई थी, उसके काम नहीं हुआ, आज 22 आ गए। अगर 14 में नहीं बताई जाएगा, ये रजिस्टर्ड नहीं, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं, ये बहुत सारा, मैंने कहा था जब रिवॉल्यूशन होता है तो काउंटर रिवॉल्यूशन भी साइड बाय साइड खड़ा होता है। हम लोगों को, जैसे आप बता रहे थे, जैसे सर ने अभी मुझे एक सर्टिफिकेट बताया, हम लोगों को कम से कम बहुतों का डेटा इकट्ठा करें, इसलिए हम लोग वेबसाइट बनाए और लोगों को ये सर्टिफिकेट दे रहे थे। उससे पहले हमें पता चला तो एक और वेबसाइट बन गई है और फिर लोग डिवाइड हो गए। लोगों को लगा ये हमारी वेबसाइट है, वो उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करा है और फिर ये अलग जो इकट्ठा होना चाहिए था वो डिवाइड और इसलिए हम लोग एक फ्यूचर में एक टोल फ्री नंबर हो, एक वेबसाइट हो, ये रजिस्टर करके ये बनाकर लोगों तक लेकर जाएंगे और सबका रिकॉर्ड तैयार करेंगे। आज पिछले 2018 से हम ये काम कर रहे हैं। आज करीबन 1 से 2 लाख लोगों का हमने डेटा तैयार करा हुआ। अभी 5 दिन में जम्मू में जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके
वहां पर ये सारी बातें बताकर आया हूँ। वहां की जो पंजाबी कम्युनिटीज है वो सबसे मुझे लगता है सारे स्टेट में से, मुझे तो लगता था पंजाब के ही पंजाबी से अम्बेडकर सबसे रिच है, लेकिन आपसे भी रिच जम्मू के लोग, आपसे सारे डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स, सभी वही लोग हैं। उनको ये जब प्लान उन्होंने बताया, हमने बताया, तो उन्होंने भी ये काम करना शुरू किया। और एक उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था। मैंने कहा 6 महीने नहीं, मैं आपको 1 साल देता हूँ, 1 साल के बाद आऊंगा। और वहां पर वो तैयारी कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों के साथ जम्मू में बौद्ध का दीक्षा हो और 22 में वरना जम्मू का नाम सुनते ही, कश्मीर का नाम सुनते ही आपको मुसलमान और ब्राह्मण ये सुनाई देता है। कश्मीर फाइल्स बना दी उन्होंने, तो हमें लगता है यही दो कम्युनिटी है। उन्होंने कहा इससे बड़ी कम्युनिटी तो हम है, लेकिन दिख नहीं रही। तो इन सबको ऑर्गेनाइज करना, बाबा साहब ने यही मैसेज दिया, पहले लोगों को एजुकेट करो, इन सबको एजुकेट करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसकी जानकारी दो। एजुकेट होने के बाद उनको एजुकेट करवाओ। एजुकेट का मतलब ये नहीं कि हाथ में पत्थर लेना है, लकड़ी लेनी, उसको एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेट का मतलब कि आज मुझे कुछ पता चला है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार होना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार होना है। और जब लोग इम्प्लीमेंट होते जाए, पंजाब के लोग इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इन सबको ऑर्गेनाइज करो, संगठित करो, इन सबको, इस ताकत को संगठित करो। जिस दिन ये हमारे एजुकेशन संगठित हो जाएंगे, आपका पॉलिटिकल पावर आपके हाथों में आ जाएगा। भले आपके पास प्रेसिडेंट ना हो, भले आपका पीएम ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में। मुझे बताओ, जैनों के कितने एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? उनकी पॉपुलेशन का ऑफिशियल पॉपुलेशन 0.4%। उनकी इतनी संख्या ही नहीं, और वो इसमें आते भी नहीं, पॉलिटिक्स में आते ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पावर उनके हाथ। पीएम पोस्ट के लिए जो भी कोई खड़ा होता है वो पहले जैन मुनियों के पैर पड़ते हैं। जैन मुनियों के पैर पड़ते हुए देखा नरेंद्र मोदी। संख्या नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पीएम को उनका समर्थन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके पास पावर है, फाइनेंशियल पावर, संगठित, एक जैन दूसरे जैन को मदद करता है, अपलिफ्ट करता है। अगर कोई संकट में है तो बाकी के सारे उसको मदद करते हैं। ये बाबा साहब ने मैत्री का हमें क्या है, हम एक दूसरे के साथ मैत्री और करुणा होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा द्वेष तो एक दूसरे के प्रति। ये मेरा संगठन वाला नहीं, ये उसके संगठन वाला नहीं, ये एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के इसमें द्वेष। हमें ये ईगो, ये विकार होते हैं, ये बीमारियां होती है। बीमारी लेकर आप ज्यादा देर नहीं चल पाओगे, इसलिए बीमारी छोड़कर आपको मैत्रीपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ करना होगा। कई सारी बातें हैं, और मुझे और एक्चुअली 5:30 बजे मुझे फिर फगवाड़ा पहुंचकर वहां पर और एक प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो रास्ते वाले प्रोग्राम पता नहीं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, तो ठीक है विजिट करते जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये काम करना, हम लोग विजन के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और मैं काम कर रहा हूँ। मैं विदाउट पे ड्यू लेकर भी ये काम कर रहा हूँ, विदाउट पे पर भी ये काम कर रहा हूँ। और इसलिए हम लोगों को ये सब काम करना है। बाबा साहब ने दिया हुआ जो रास्ता है वो उसके ऊपर चलना है, जितना मैं कहूँगा। और ये जो कमिटीज है, सारी कमिटीज आप लोगों को तैयार की